हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव टेक्नोलॉजी गम्स के उस आज के सेशन में हम लोग हमारे यूपी मेट्रो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक इस तरीके से 30 क्वेश्चंस को आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। देखिए, स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर का जो पेपर है उसमें 140 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, जिसमें 90 क्वेश्चन जो है आपके टेक्निकल के रहते हैं और 50 क्वेश्चन जो है आपके नॉन टेक्निकल के रहते हैं। देखिए, इस 90 क्वेश्चन में के फर्स्ट 30 क्वेश्चन जो हमारा पार्ट 1 है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड कराए थे प्रीवियसली। वो अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको जाके देखिए, उसमें हमने 30 क्वेश्चंस कवर अप करा है। आज हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो रिमेनिंग 30 क्वेश्चन है हम लोग कवर करेंगे एंड देन लास्ट थर्ड सेशन में हम लोग जो लेफ्ट आउट क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 61 से लेके क्वेश्चन नंबर 90 तक हम लोग उसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, साथ साथ मैं बता दूं आपको, जो 50 क्वेश्चंस रहेंगे नॉन टेक्निकल के प्रीवियस ईयरली, उसी को ध्यान में रखते हुए जो जीके के क्वेश्चंस है, ठीक है, वो आपके 15 क्वेश्चंस आपको वहाँ पे पूछे गए थे। वो आपको प्रीवियस पेपर में जो एनालाइज हुआ है, ठीक है, वो सेम क्वेश्चन आपको हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे हमारे नए चैनल कोचिफाई पे। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ 30 क्वेश्चंस आपके लिए डिज़ाइन किए जीके के, जो आपके इस साल के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं। देखिए, प्रीवियस साल का जो एनालिसिस है उसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बनाया, और इसका सेशन आपका जल्दी चैनल पर अपलोड हो जाएगा हमारे कोचिफाई चैनल पर, जो कि हमारा नॉन टेक्निकल चैनल है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए जो नॉन टेक्निकल सेशन है, दैट मीन्स जीके का सेशन, उसके लिए भी हमने सेशन ऑलरेडी अपलोड करा दिए चैनल पे। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देता हूँ, उस पर आप क्लिक करके जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, प्रीवियस सेशन में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 था, ठीक है, वो कुछ उसमें स्लाइड करेक्शन था। देखिए, क्वेश्चन क्या था, इफ़ यू ऑब्जर्व द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ डीसी जनरेटर की बात करते हैं, अगर हम लोग कैथोड रे ऑसिलोस्कोप पे आउटपुट हम लोग ऑब्जर्व करते हैं डीसी जनरेटर का, तो वो हमारा पल्सेंटिंग यूनिडायरेक्शनल वेव फॉर्म रहता है। ठीक है, हालांकि मैंने वहाँ पे रेक्टिफाई करा दिया है वो क्वेश्चन, पर ध्यान में रखिएगा, अगर हम लोग डीसी जनरेटर का आउटपुट देखते हैं तो कुछ पल्सेटिंग और रेक्टिफाइड, और वो देखिए वो पल्सेटिंग और यूनिडायरेक्शनल रहता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, डीसी जनरेटर का सीआरओ पे, अगर हम लोग कैथोड रे ऑसिलोस्कोप पे जो आपने लेबोरेटरीज में देखा होगा, वहाँ पे अगर हम लोग इसका जो वेवफॉर्म ऑब्जर्व करते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखता है वो। ठीक है, वो है हमारा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा फिर पल्सेटिंग यूनिडायरेक्शनल वेवफॉर्म। जो डीसी आउटपुट मिलता है हमारा, वो रहता है हमारा पल्सेटिंग और यूनिडायरेक्शनल वेवफॉर्म। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू कपल्ड कॉइल्स ईच ऑफ अ सेल्फ इंडक्टेंस L इज इक्वल्स टू 0.2 हेनरी हैविंग अ कपलिंग कोएफिशिएंट K इज इक्वल्स टू 0.9, म्यूचुअल इंडक्टेंस M विल बी व्हाट। देखिए, कपलिंग कोएफिशिएंट का वैल्यू हमारे पास गिवन है K का, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, K विल बी इक्वल्स टू M अपॉन अंडर रूट ऑफ L1 मल्टीप्लाइड बाय L2। ठीक है, L1 और L2 ये जो होगा हमारा इंडक्टेंस हो गया, और M जो हो गया हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया। ठीक है, ये सारे वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते। देखिए, K का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है जो कि हमारा 0.9 है। ठीक है, M का वैल्यू हमें पूछा गया, तो हम लोग M को एज इट इज लिख लेंगे, और यहाँ पे L1 इंटू L2 जो दोनों भी वैल्यू सेम है, दैट मीन्स यहाँ पे 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 आ जाएगा। ठीक है, तो M का वैल्यू इस केस में आता है, इट विल बी इक्वल्स टू 0.18 हेनरी। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, एम जो होता है हमारे म्यूचुअल इंडक्टेंस रहता है दो इंडक्टर्स के बीच में। ठीक है, दो इंडक्टर्स के बीच में जो एम रहता है वो रहता है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। द डिफरेंशियल कपलिंग ऑफ अ टू कॉइल्स इन अ सीरीज कनेक्शन हैज अ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 2 मिली हेनरी। देखिए, डिफरेंशियल कपलिंग बोली गई दो कॉइल्स की, जो सीरीज में कनेक्शन है उसका, वो है हमारा 2 मिली हेनरी का और 4 मिली हेनरी का, और उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस है 0.15 मिली हेनरी का। इस केस में इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन हमें क्वेश्चन में पूछा गया। देखिए, सीरीज कनेक्शन है, डिफरेंशियल कपलिंग है, तो इस केस में L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा L1 प्लस L2 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ M। ठीक है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, 2 प्लस दूसरा इंडक्टेंस कितना है 4 का है, माइनस ट्वाइस ऑफ M का वैल्यू कितना है 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.15, इसको आप सॉल्व कर ले तो आपको 5.7 मिली हेनरी इसका जो कंप्लीट इसका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन का इंडक्टेंस है वो हमें पता चल जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। A resistance R ohms and an inductance of L ohms are connected in a series across 240 volts। देखिए, एक हमारे पास रेजिस्टेंस है और इंडक्टेंस है, हमने उसको कनेक्ट कर दिया 240 वोल्ट्स के अक्रॉस। ठीक है, पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज 300 वाट एंड द वोल्टेज अक्रॉस आर इज 100 वोल्ट। इसके अक्रॉस वोल्टेज है 100 वोल्ट और पावर डिसिपेशन है हमारा कंप्लीटली 300 वाट का इस सर्किट में। इन ऑर्डर टू इंप्रूव द पावर फैक्टर टू द यूनिटी, द कैपेसिटर दैट इज टू बी कनेक्टेड इन सीरीज शुड हैव अ वैल्यू ऑफ। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इस केस में ये इसका पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए हमें एक कैपेसिटर ऐड करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो वो कैपेसिटर का वैल्यू कितना होगा ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। इसके अक्रॉस में वोल्टेज गिवन है वी आर जो है, दैट मीन्स वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम्स 100 वोल्ट्स गिवन है। सप्लाई वोल्टेज हमारे पास 240 गिवन है, ठीक है। तो हम लोग इस इंडक्टर्स के अक्रॉस में जो वोल्टेज है वी एल हम लोग निकाल पाएंगे, वो हो जाएगा हमारा √240 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर, तो वो आ जाएगा हमारा अप्रॉक्सीमेटली 218 वोल्ट, ठीक है। 218 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे वोल्टेज का, दैट मीन्स वोल्टेज का जो वैल्यू है। अभी तो हमें उसका कैपेसिटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। पावर डिसिपेशन कितना है सर्किट में, वो है हमारा 300 वाट का, और पावर डिसिपेशन अक्रॉस रेजिस्टर्स कितना है, वो है हमारा 300 वाट, ठीक है। इस केस में तो P विल बी इक्वल्स टू VRI हो जाएगा, दैट मीन्स वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय करंट। तो P है हमारा 300 और वोल्टेज कितना है हमारे पास 100, इसके अक्रॉस में 100 वोल्टेज है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय इस केस में क्या आ जाएगा I, तो I का वैल्यू आएगा 3 एम्पियर, ठीक है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अगर हमें यूनिटी पावर फैक्टर लेना होगा तो जो वोल्टेज कितना है हमारा जो इंडक्टर के अक्रॉस है, इसके अक्रॉस में वोल्टेज है हमारा 218 वोल्ट, उतना ही आना चाहिए हमारे कैपेसिटर के अक्रॉस में, ठीक है। तो VC क्या होना चाहिए 218 वोल्ट, ठीक है। तो I मल्टीप्लाइड बाय XC अगर हम लोग करेंगे तो 218 वोल्ट आना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स वोल्टेज विल बी करंट मल्टीप्लाइड बाय उसका रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो I मल्टीप्लाइड बाय XC को हम लोग क्या लिखते हैं 1/2 बाय FC, ठीक है, विल बी इक्वल्स 218 वोल्ट। तो C के आ जाएगा इस केस में, तो 3 जो करंट है हमारा 3/2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 50 हर्ट्स का सप्लाई है यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। ये फ्रीक्वेंसी ध्यान में रखा करिएगा, कभी कभी 60 हर्ट्स भी रहता है और हम लोग कंसिडर कर लेते हैं दूसरा 218 या इसका वैल्यू आ जाएगा। तो इस केस में C का वैल्यू हमारा आता है 43.7, ये कितना आता है माइक्रो फैराड में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। सिंपल था, सर्किट था हमारे पास गिवन था, एक हमारे पास रेजिस्टर्स और इंडक्टेंस का एक सीरीज कॉम्बिनेशन था। अगर हमारे पास पावर फैक्टर इंप्रूव करना है तो हमें कैपेसिटर ऐड करना पड़ेगा। तो कैपेसिटर का वैल्यू कितना था ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। बढ़ते अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 34। अ 3 ohms रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द करंट ऑफ अ सोर्स ऑफ I/3 एम्पियर, दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन in series with the resistance of R ohms, voltage of V is applied to the circuit and total current taken by the circuit is I ampere and the direction is same as the current source. The effective resistance faced by the voltage source will be what? देखिए एक 3 ohms का रेजिस्टेंस है, हमने ड्रॉ कर लिया, ओके। करंट सोर्स ऑफ I/3 एम्पियर्स, ठीक है, ये हमारे करंट सोर्स है I/3 एम्पियर्स का, ये हमारे कनेक्टेड है अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस R। आई गेस हमने कल भी इस टाइप का क्वेश्चन एक कवर किया था। ये हो गया हमारा मेन करंट I, ये 3 ohms का रेजिस्टेंस है। देखिए ये I/3 एम्पियर है और टोटल करंट कितना जा रहा है I, ठीक है। अब करंट डिवीजन रूल से अगर यहाँ पे करंट I फ्लो हो रहा होगा, ओके, और यहाँ पे I/3 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये I/3 करंट, तो इस केस में करंट कितना फ्लो होना चाहिए ट्वाइस I/3, करेक्ट, क्योंकि I/3 प्लस ट्वाइस I/3 विल बी टोटल करंट I, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे KVL अप्लाई कर देते हैं सिंपली, -V प्लस ट्वाइस I/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस इसका रेजिस्टेंस प्लस I मल्टीप्लाइड बाय R विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इस केस में जो V का वैल्यू आता है वो आएगा V विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस प्लस R मल्टीप्लाइड बाय I, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट इस केस में कितना आ जाएगा ट्वाइस प्लस R, ठीक है, ट्वाइस प्लस R, क्योंकि V बाय I अगर हम लोग करेंगे यहाँ पे अगर I इसके डिनोमिनेटर में चला जाता है तो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ R, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। When a two coupled coils of equal self inductance are connected in a series in a one way, the net inductance is 12 मिली हेनरी। देखिए दो सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल हमने कनेक्ट किए एक सीरीज में, तो उसका नेट इंडक्टेंस आ रहा है 12 मिली हेनरी का, और जब हम लोग कनेक्ट करते हैं उसको अदर वे में तो उसका नेट इंडक्टेंस आ रहा है 4 मिली हेनरी का। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन अ सूटेबल वे इज व्हाट। देखिए जब हम लोग उसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे दो इंडक्टेंस के कॉम्बिनेशन को, तो उसका मैक्सिमम कितना आ सकता है, हमें ये क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। तो देखिए हमारे पास अगर सेल्फ इंडक्टेंस वैल्यू गिवन है L1 विल बी इक्वल्स टू L2 है, ठीक है, वो अगर हमारा L होता है तो फर्स्ट कंडीशन में हमारा ऐसा होगा L1 प्लस L2 प्लस ट्वाइस ऑफ M, तो वो हो जाएगा हमारा 12 मिली हेनरी। एक
ऐसी केस होगी हमारी, ठीक है। एडेड कनेक्टेड इन सीरीज विथ वन अनदर वे बोला है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दूसरा हमारा कैसा हो जाएगा, L1 प्लस L2 माइनस ऑफ ट्वाइस हम, ये दूसरे वे में कितना आ गया इसका 4 मिली हेनरी। ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। इस दोनों भी इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो L का वैल्यू आता है हमारा 4 मिली हेनरी, ठीक है, क्योंकि L1 और L2 सेम है, ओके। और M का जो है हमारा ये वैल्यू आता है हमारा 2 मिली हेनरी। आई होप आपको एक समझ में आएगा। और अगर हम लोग इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल एडिंग में, जिसमें इसका एडिशन होगा, तो पैरेलल एडिंग किस तरीके से रहता है, ठीक है। ये फर्स्ट इंडक्टर या सेकंड, इसके डॉट मार्किंग कुछ इस तरीके से रहती है। ये हो गया L1, ये हो गया L2, और इसका फाइनल इक्वेशन क्या रहता है, L इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू L1 मल्टीप्लाइड बाय L2 माइनस M स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 प्लस, यहाँ पे माइनस चाहिए था, ठीक है। एडिंग की बात करें तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए, माइनस ट्वाइस ऑफ M। और अगर यहाँ पे डॉट मार्किंग कुछ इस तरीके से रहता था, दैट मीन्स पैरेलल अपोजिंग रहता था, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे प्लस कर देना, ये यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। हालांकि न्यूमरेटर का यहाँ पे जो माइनस टर्म है ये एज इट इज ही रहता है, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। इस पैरेलल एडिंग कंडीशन में यहाँ पे सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते, तो वैल्यूज कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। L1 मल्टीप्लाइड बाय L2 दोनों भी सेम ही है, ठीक है। L का वैल्यू आया 4 मिली हेनरी, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 2 स्क्वायर M स्क्वायर, दैट मीन्स 2 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 4 माइनस यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एन आ जाएगा 2 इंटू 4, 2 इंटू नॉट यहाँ पे 2 इंटू 2 ही आ जाएगा, ठीक है, 2 इंटू टी 2। तो इसका जो फाइनल आउटपुट आता है, जो इसका कैलकुलेशन आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 3 मिली हेनरी का, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, काफ़ी सिंपल है, ठीक है। 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 अपॉन 4 प्लस 4 8 माइनस 4, ठीक है, 4 आ जाएगा 3 जा, ठीक है। 3 मिली हेनरी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए इसमें समझने वाली बात यह है कि जो 4 कॉम्बिनेशंस रहते हैं हमारे, ठीक है, देखिए मैं बता देता हूँ। 4 टाइप से हम लोग जो कपल्ड कॉइल से हम लोग उसको कनेक्ट कर सकते हैं। एक इस तरीके से हो गया सीरीज एडिंग में, ये जो डॉट मार्किंग है कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। इस केस में इक्वेशन क्या रहता है, L इक्विवेलेंट रहता है हमारा L1 प्लस L2 प्लस, ध्यान से देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ M रहता है। सीरीज अपोजिंग रहा, ठीक है, कुछ डॉट मार्किंग इस तरीके से रहा, तो इस L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला चेंज होता है L1 प्लस L2 माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे माइनस हो जाता है। जिस तरीके से मैंने आपको पैरेलल का कॉम्बिनेशन बताया था, इस केस में यहाँ पे माइनस हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। सिमिलरली पैरेलल का होता है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। और 2 टर्मिनल black box contains one of the RLC element. A black box is connected to a 220 volt supply. The current through the source is I amperes. When the capacitance of 0.1 farad is inserted in series between the source and the box, the current through the source is twice of ampere, twice I. The element is what? ठीक है, एलिमेंट क्या होगा ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक हमारा ब्लैक बॉक्स है, जब हम लोग उसको 220 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो उसका करंट रहता है हमारा आई। ठीक है, ये हो गया हमारा 220 वोल्ट का सप्लाई और ये हमने ब्लैक बॉक्स को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये इसका करंट फ्लो हो रहा है आई। सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है हमारा, एक हमने कैपेसिटर ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, और इसको ब्लैक बॉक्स को हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस केस में जो करंट आ रहा है ये मान लो तो आई डैश। ठीक है, इसमें हमने 0.1 फैरेड का एक कैपेसिटर ऐड कर दिया। तो एलिमेंट क्या होगा इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी होगी। अगर फर्स्ट और सेकंड केस को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरीके से होगा। देखिए, अब फर्स्ट केस में देखिए XC का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो पहले जानना होगा, 1/j⍵c। ठीक है, इस केस में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं 1/j⍵ इंटू 0.1। ठीक है, केस 1 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस केस में I का वैल्यू क्या आ जाएगा, V/, ठीक है, I प्लस JX, हमें नहीं पता। ठीक है, केस 2 के कंडीशन में क्या हो जाएगा, I डैश जो हमने लिखा था V/R प्लस JX अपॉन मल्टीप्लाइड बाय 1/j⍵c माइनस j⍵c। तो I डैश कितना है हमारा, वो है ट्वाइस ऑफ I। तो इस ट्वाइस ऑफ I की कंडीशन में हम लोग ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लास्ट में भी अटैम्प्ट किया तो भी चलता। ठीक है, बट अगर आप श्योर हो तब भी जाके आप इसको अटैम्प्ट करिएगा। ठीक है, ट्वाइस ऑफ I विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R प्लस JX माइनस
ओमेगा सी। ठीक है, ये हो गया। इसको कंप्लीटली अगर आप सॉल्व कर लेते हो और ट्वाइस ऑफ आई की जगह भी हम लोग यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, आई की जो ये वैल्यू है यहाँ पे ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाई सारी कंप्लीटली एज इट इज़ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो, तो इसमें से आपको जो वैल्यू फाइंड आउट होते हैं, ठीक है, वो होती है हमारी आर प्लस जे एक्स इज इक्वस टू ट्वाइस ऑफ आर। इसका फाइनल इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाता है, आर प्लस जे एक्स इज इक्वस टू जे स्क्वायर अपॉन ओमेगा सी। इससे हमें पता चल जाता है एक्स का वैल्यू है हमारा 2 अपॉन ओमेगा सी। तो ये जो है हमारा, ये हमारा इंडक्टेंस है। ठीक है, अगर देखिए रिएक्टेंस अगर आप पॉजिटिव है तो एलिमेंट, देखिए रिएक्टेंस अगर हमारा पॉजिटिव आता है तो वो जो इंडक्टेंस जो एलिमेंट रहेगा वो रहेगा हमारा इंडक्टेंस। दैट मीन्स द एलिमेंट इज इंडक्टेंस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। काफ़ी थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चंस को आपको ध्यान से अटेम्प्ट करना रहता है। ठीक है, देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। द चार्ज ऑन अ 1 इलेक्ट्रॉन इज, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज रहता है, तो वो रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन वेव वी एम साइन ओमेगा टी ओवर अ फुल साइकिल। देखिए सिंपल है, एक साइनोसाइडल वेव का 0 पाई ट्वाइस पाई, इसका एवरेजिंग अगर हम लोग करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 0। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर, ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड है, ओम्स लॉ वैलिड फॉर ऑल कंडक्टर्स, नॉन लीनियर डिवाइसेस, टेम्परेचर मेटल्स के लिए नहीं, ऑल कंडक्टर्स के लिए वैलिड है ओम्स लॉ। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। A circuit whose behavior and characteristics is same irrespective of the direction of current through various element is called। देखिए एक सर्किट का जो बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स सेम रहती है, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट वो हमारा चेंज नहीं होता है तो उसको हम लोग कहते हैं बायलैटरल। मैंने आपको काफ़ी बार समझाया था। देखिए वो करंट फ्लो करता है बोथ डायरेक्शन में, बायलैटरल सर्किट। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल हो गया रेजिस्टेंस हो गया हमारा, इंडक्टेंस हो गया और कैपेसिटेंस। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। और यूनिलैटरल क्या करता है, सिर्फ वन डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, जैसे कि डायोड हो गया, ठीक है, और ट्रांजिस्टर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। अ साइनोसाइडल वेव v इज इक्वल टू 100 sin 314.15 t, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट 0.02 सेकंड्स एंड 0.005 सेकंड्स। देखिए इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हमें पूछी गई है इस क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे सबसे पहला t का वैल्यू गिवन है हमारा, t है हमारे पास 0.02 सेकंड, 0.02 सेकंड्स है, तो हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, डिग्रीज में। 314.15 मल्टीप्लाइड बाय 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 180 अपॉन पाई, तो आ जाता है हमारा 360 डिग्री। ठीक, 360.17 अप्रॉक्सीमेट आता है। ठीक है, और हमारा t विल बी इक्वल्स टू, अगर हमारा ये है लाइक 0.005 है, तो इस केस में जो आता है हमारा वो आ जाएगा हमारा 314.15 मल्टीप्लाइड बाय 0.005 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 180, इसको हम लोग कन्वर्ट करें 180 बाय पाई, तो हो जाएगा हमारा 90.04 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम के लिए, इस टाइम के लिए जो हमारा v विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा 100 साइन ऑफ 360 डिग्री, 360.17, तो आ जाएगा हमारा 0 वोल्ट। ठीक है, ये तो फर्स्ट केस आ गई हमारी, तो ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए में है, बट हम लोग सेकंड का भी निकालते। T2 के लिए जो आ जाएगा हमारा, ठीक है, वो आ जाएगा v विल बी इक्वल्स टू 100 साइन ऑफ 90.04 या फिर 90 डिग्री हम लोग करते हैं, तो आ जाएगा हमारा 100 वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ साइनोसाइडल वोल्टेज का, वो है हमारा v विल बी इक्वल्स टू Vm मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42। 5 cells are connected in a series in a row and then 4 such rows are connected in a parallel। देखिए 5 सेल एक सीरीज में कनेक्टेड है और उस तरीके से 4 सच रो हमने कनेक्ट किए पैरेलल में, और वो फीड कर रहे हैं करंट हमारे रेजिस्टिव लोड को, जिसका वैल्यू है 1.25 ओम्स का। ईच सेल का, दैट मीन्स ईच सेल का जो वैल्यू ईएमएफ है हमारा 1.5 वोल्ट्स है और इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.2 ओम्स। तो इसमें करंट थ्रू द लोड कितना रहेगा हमें क्वेश्चन में पूछा गया। देखिए 5 सेल का कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 7.5 ओम्स और ये हो गया हमारा 1 ओम्स का। ठीक है, अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से, देखिए इस तरीके से जो सेल है, ठीक है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि हमारे पास गिवन है। ठीक है, दैट मीन्स देखिए अगर 5 सेल है हमारे पास सीरीज में कनेक्टेड है रो में,
देन 4 सच रोज आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल टू फीड द, देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है फीड द करंट, फीड टू द करंट वो रेजिस्टिव लोड है, क्योंकि रेजिस्टिव लोड है 1.25 ओम्स का। ईच सेल हैज़ अ ईएमएफ ऑफ 1.5 वोल्ट, देखिए एक सेल का 1.5 वोल्ट्स का ईएमएफ है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.2 ओम्स का, और वैसे 5 सेल कनेक्टेड है और उसका उसी तरीके से 4 पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसका जो वोल्टेज आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा, देखिए 1.5 है तो हमारे इससे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 7.5 वोल्ट आ जाएगा। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, देखिए 0.2 है, और ऐसे हमारे पास 5 सेल्स कनेक्टेड है तो मल्टीप्लाइड बाय 5 करेंगे तो हमारा 1 ओम का यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे कॉम्बिनेशन हमारे 4 कनेक्टेड है, 4 सच रोज हमारे कनेक्टेड है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। और ये हमारा रेजिस्टिव लोड है हमारा 1.25 ओम्स का, ठीक है, 7.5 और ये हो गया हमारा 1 ओम्स का। ये सेम सिमिलर है, सेम, ठीक है, 4 सच कॉम्बिनेशन में। अगर हम लोग यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगाते, ठीक है, नोडल एनालिसिस से हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। वी, देखिए अगर हम वी हमारा वोल्टेज अक्रॉस है लोड, ये इसके अक्रॉस है हमारा वोल्टेज वी, ठीक है, इसके अक्रॉस है हमारा वी, तो वी माइनस 7.5 अपॉन इसका रेजिस्टेंस कितना है 1 प्लस वी माइनस 7.5 अपॉन 1 प्लस वी माइनस 7.5 अपॉन 1 प्लस वी माइनस 7.5 अपॉन 1 प्लस यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा v बाय यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस कितना है 1.25 विल बी इक्वल्स टू 0। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते तो जाके v का वैल्यू आता है हमारा, इस v का वैल्यू आता है हमारा 6.25, ठीक है, 6.25 वैल्यू आता है। और अगर हमें करंट फाइंड आउट करना होगा इस लोड से तो इसको हम लोग सिंपली डिवाइड कर देंगे 1.25 से, तो हमारा 5 एम्पियर का इसका करंट आ जाएगा, ठीक है। इस लोड में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो गया हमारा 5 एम्पियर का। आई होप आपको समझ में आएगा। देखिए 5 सेल कनेक्टेड है, देखिए सेल कनेक्टेड है अगर हमारे पास सीरीज में, ठीक है, आई होप आपको समझ में। ईच का ईएमएफ है 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5। अब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो होगा, ठीक है, और ये सीरीज में कनेक्टेड होने के कारण देखिए 0.2 हर एक का है, ठीक है, सेम। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 1 ओम्स का, और इसका बैटरी अगर हम लोग सम अप करते तो इसका ईएमएफ कितना आ जाएगा 7 वोल्ट का, और इसके सीरीज में कनेक्ट, यही हमने कॉम्बिनेशन वहाँ पे कनेक्ट किया। आई होप आपको समझ में आएगा। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। A network contains a linear resistor and a ideal voltage sources. If the values of all the resistors are double, देखिए सारे वैल्यूज रेजिस्टर्स की वैल्यू हमने डबल कर दी तो हमारे पास वोल्टेज कितना रहेगा ईच रेजिस्टर्स के अक्रॉस, तो वो चेंज नहीं होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए एक लीनियर रेजिस्टर्स कनेक्टेड है और आइडियल वोल्टेज सोर्सेज कनेक्टेड है। अगर हम लोग रेजिस्टर्स को डबल कर देते तो जो वोल्टेज रहेगा ईच रेजिस्टर्स वो हमारा चेंज नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, द वोल्टेज फेजर ऑफ अ सर्किट इज 15 एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री एंड करंट फेजर इज 2 एट एन एंगल ऑफ -15 डिग्री एम्पियर्स। तो एक्टिव और रिएक्टिव पावर हमें सर्किट में पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। वोल्टेज हम लोग किस तरीके से लिखेंगे 10 एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री वोल्ट। ये हमारे पास जो रेक्टेंगुलर और पोलर कन्वर्जन का जो हमने सेशन बताया था इसमें हमने सारी चीज़ें क्लियर की थी। हमारे पास पोलर वैल्यूज गिवन है, करंट का भी वैल्यूज गिवन है, आई विल बी इक्वल्स टू 2 एट एन एंगल ऑफ -15 डिग्री वोल्ट। तो इसका जो फेज डिफरेंस फाई आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। देखिए अगर हम लोग एक्टिव पावर को रिप्रेजेंट करते जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते पी से, तो वो हम लोग लिखते हैं वी आई कॉस ऑफ फाई से। तो वोल्टेज कितना है हमारे पास में 10 मल्टीप्लाइड बाय करंट कितना है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे कॉस ऑफ 30 डिग्री से। इसका एक्टिव पावर आ जाएगा 10√3 वाट, ठीक है। उसी तरीके से रिएक्टिव पावर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, इसको हम लोग लिखते हैं वी आई साइन फाई। अब इस साइन फाई में जो साइन ऑफ 30 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आई का वैल्यू आ जाएगा हमारा 2, वी का आ जाएगा 10, तो इसका फाइनल आउटपुट इक्वेशन आ जाएगा हमारा 10। रिएक्टिव पावर किस में मेजर करते हैं VAR में, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स एक्टिव पावर विल बी 10√3 वाट एंड रिएक्टिव पावर विल 10 VAR। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। Let's move on to the next question, which is question number 45. In a series RL circuit, the two resistors of a, देखिए सीरीज RL सर्किट है, 2 रेजिस्टेंसेस कनेक्ट है और एक हमारा इंडक्टेंसेस कनेक्ट है, और ये टोटल हमने 50 वोल्ट्स के क्रॉस में कनेक्ट करा दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 5 ओम्स का, यहाँ पे 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे हमारा इंडक्टेंस है L। सप्लाई वोल्टेज हमारा 50 वोल्ट, अगर हमारा पावर कंजम्पशन है वो 5 ओम्स रेजिस्टेंस का 10 वाट,
ये 10 वाट कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, यू हैव टू चेंज द कलर। तो हमें पावर फैक्टर सर्किट का पूछा गया है। देखिए पावर फैक्टर हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस ऑफ फाई, उसको हम लोग क्या लिखते हैं आर बाय जेड, या फिर हम लोग फाई को अगर हम लोग फाइंड आउट करना होगा तो tan इनवर्स ऑफ हम लोग एक्स बाय आर भी ये रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास इसको अगर हम लोग देखिए इसको tan इनवर्स ऑफ हम लोग ऐसा भी लिख लेते हैं वी एल बाय वी आर, ओके। तो वी एल जो हो गया हमारा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस हो गया, और वी आर हो गया हमारा रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो अगर पावर कंजम्पशन है 5 ओम्स रेजिस्टेंस का 10 वाट, तो इसका कितना हो जाएगा हमारा 20 वाट। टोटल हमारा पावर कंजम्पशन कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस के द्वारा 30 वाट्स। इसका रेजिस्टेंस हम लोग ऐड करेंगे 5 ओम्स और 10 ओम्स का हो जाएगा हमारा 15 ओम्स का, ओके। तो एक वोल्टेज अप्लाइड हम लोग जो रहेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दैट मीन्स जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज रहेगा वी आर, वो रहेगा हमारा अंडर रूट ऑफ 15 मल्टीप्लाइड बाय 30, ठीक है। अब ये हमने कैसे निकाले, आपको पता होगा पावर ड्रॉप क्या होता है वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। पावर हमारे पास गिवन है 30, रेजिस्टेंस का वैल्यू हमारे पास में टोटल रेजिस्टेंस कितना आया 15 ओम्स का, ठीक है। ये अंडर रूट में चला जाएगा इसलिए हमने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। तो इसका अंडर रूट ऑफ 450 वोल्ट आता है, ठीक है। वी आर रेजिस्टेंस वोल्टेज अक्रॉस दिस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इन दोनों के रेजिस्टेंस के अक्रॉस में। तो हम लोग सिंपली हमारे पास सोर्स वोल्टेज भी गिवन है 50 वोल्ट्स का, ठीक है। तो पावर फैक्टर हम लोग निकाल पाएंगे, तो वो हो जाएगा हमारा वी आर अपॉन वी एस, तो अंडर रूट ऑफ 450 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 50, तो इसका आता है हमारे पास 0.424 वैल्यू, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। देखिए हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। A certain network consists of two ideal voltage sources and a large number of ideal resistors. The power consumed in one of the resistors is 4 watt. When either of the two sources are active and the other is replaced by a short circuit, the power consumed by the same resistors when both the sources are simultaneously active would be what? देखिए काफ़ी डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूँ। अगर हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर, देखिए अगर हमारे पास यहाँ पे क्या बोला गया, एक सर्टेन नेटवर्क है जिसमें 2 आइडियल वोल्टेज सोर्सेज है और लार्ज नंबर ऑफ आइडियल रेजिस्टेंस कनेक्ट है। पावर कंजम्पशन कितना है एक रेजिस्टेंस में हुआ हमारा 4 वाट। जब हम लोग दो इधर ऑफ द सोर्सेज अगर हमारे एक्टिव है और अदर हमारे रिप्लेस कर दिए शॉर्ट सर्किट के द्वारा, ठीक है। तो पावर कंजम्पशन अगर हमारा आर है, जब हमारा फर्स्ट सोर्स एक्टिव है तो हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे P1 विल बी इक्वल्स टू I1 स्क्वायर अपॉन I1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर। तो I1 का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ P1 बाय आर एम्पियर्स, करेक्ट। पावर कंजम्पशन हमारा रहेगा आर, जब हमारा सेकंड सोर्स एक्टिव है तो वो जाएगा P2, तो वो जाएगा हमारा I2 स्क्वायर आर। तो I2 का वैल्यू आ जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ P2 अपॉन आर एम्पियर्स, करेक्ट। अगर हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम लगाते हैं तो करंट जो फ्लो होगा हमारा रेजिस्टेंस का वो हो जाएगा I1 प्लस माइनस I2, ठीक है। I1 प्लस माइनस I2, दैट मीन्स इसका टोटल हम लोग सम अप कैसे करेंगे, P विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ P1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ P2 का होल स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग कुछ अंडर रूट ऑफ 4 वाट की कंजम्पशन है, प्लस माइनस हमारा रहेगा अंडर रूट ऑफ 4। देखिए प्लस माइनस इसलिए कि हमें नहीं पता, देखिए एक तो वो 0 रहेगा या फिर वो हमारा 16 वाट रहेगा, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। P1 और P2 दोनों भी वैल्यूज 4 वाट का गिवन है, ठीक है। अगर हम लोग इस तरीके से लिखते हैं P विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस माइनस I2 होल स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ P1 बाय आर प्लस अंडर रूट ऑफ P2 बाय आर, इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। व्हाट इज द थेवेनिन्स रेजिस्टेंस ऑफ अ नेटवर्क कंप्राइजिंग ऑफ अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohms इन सीरीज विद अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अ करंट सोर्स ऑफ 2 amperes एंड रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohms। देखिए थेवेनिन्स रेजिस्टेंस हमें पूछा गया है, एक हमारे पास रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ओके। यहाँ पे हमारे पास करंट सोर्स कनेक्टेड है, पे इसके अक्रॉस में 1 ohms का एक रेजिस्टेंस हो गया, ये 1 ohms का रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा करंट सोर्स है हमें 2 amperes का, ओके। इसका हमें ये पूछा गया थेवेनिन्स रेजिस्टेंस पूछा गया। अगर हमारे पास थेवेनिन्स रेजिस्टेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट, जब हम लोग रिमूव करते हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेज को, ठीक है। इस केस में ये करंट सोर्स को हमें शॉर्ट सर्किट करना, हमें ओपन सर्किट करना होगा, ठीक है। ये अगर हम लोग ओपन सर्किट कर दे तो 1 + 1 इसका सम अप कितना हो जाएगा, इस एंगल से अगर हम लोग देते हैं तो RTH का ये 1 ohms का और ये 1 ohms का 2 ohms इसका वैल्यू आ जाएगा थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, दैट मीन्स RTH का वैल्यू आ जाएगा 2 ohms, ठीक है।
देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। अ 20 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड विद अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अ रेजिस्टेंस 6 ohms and a variable R, and this combination is connected with a 3 ohms resistance. Now the value of the resistance R is the circuit varied in such a way that the power is dissipated in a 3 ohms resistance is maximum. Under this condition value of R will be what? देखिए ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का क्वेश्चन है। हमें क्या पूछा गया, जो हमारे पास जो वैल्यू गिवन है, अगर हमारे पास RL विल भी इक्वल टू RTH रहता है तो हमारा मैक्सिमम पावर डिसिपेट होता है। अगर हमारे एक 20 वोल्ट की बैटरी है, 20 वोल्ट की बैटरी है, इस केस में एक हमारे पास 6 ohms का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है R, ओके, और ये हो गया हमारा 3 ohms का रेजिस्टेंस, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन में हमें बताया गया। अगर हम लोग इस केस में मैक्सिमम पावर थ्योरम हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि 3 ohms का रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये वेरिएबल नहीं है। अगर हमारे पास मैक्सिमम पावर कंडीशन की मतलब हमें ऑब्टेन करना ही रहा अक्रॉस 3 ohms रेजिस्टेंस का, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि किस वैल्यू R के किस वैल्यू पे जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है 3 ohms के रेजिस्टेंस में, वो हमारा मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। किस वैल्यू पे R के कौन से वैल्यू पे जो करंट फ्लो होगा इस 3 ohms रेजिस्टेंस में वो मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग R विल बी इक्वल टू 0 कर देते हैं तो कंप्लीटली सप्लाई वोल्टेज हमारा जो है वो अप्लाइड हो जाता है हमारे अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, और उस केस में हमारा जो पावर फ्लो होता है वो हमारा मैक्सिमम होता है। अगर हम लोग R का वैल्यू 0 कर देते हैं, इसके अक्रॉस में 0 कर देते हैं, ठीक है, तो ये शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये शॉर्ट हो जाएगा सिंपली, और कुछ इस डायरेक्शन में हमारा जो कंप्लीट सोर्स है 20 वोल्ट्स का ये अप्लाई हो जाएगा हमारे 3 ohms के रेजिस्टेंस में, इसलिए इसका R का वैल्यू आ जाएगा 0 ohms। लॉजिकल क्वेश्चन था, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पे 20 ohms का 20 वोल्ट्स का अगर सप्लाई है, ये इसके अक्रॉस में 6 ohms रेजिस्टेंस है और ये वेरिएबल है, ठीक है, R का, और अगर आप ये R 0 कर देते तो इसका तो कोई महत्व ही नहीं रहेगा, ठीक है, ठीक है। R 0 कर देते तो डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट ही हो जाएगा और यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो जाएगा, मतलब ये सर्किट एज गुड एज लाइक दिस हो जाएगा, ठीक है। 20 वोल्ट का तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे ट्रांसफर होगा जब हमारा R का वैल्यू 0 रहेगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, देखिए सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग इसको हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस लोडिंग। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, ZC विल बी इक्वल टू √Z/1, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। अ स्ट्रिंग इंसुलेटर हैज अ 4 यूनिट, द वोल्टेज अक्रॉस द बॉटम मोस्ट यूनिट इज 33.33 ऑफ द टोटल वोल्टेज इफ द स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज व्हाट, ठीक है। एक हमारा स्ट्रिंग इंसुलेटर है, हमारे पास 4 यूनिट है, तो वोल्टेज अक्रॉस बॉटम मोस्ट यूनिट है 33.33% ऑफ द टोटल वोल्टेज। स्ट्रिंग एफिशिएंसी रहती है हमारी टोटल वोल्टेज अपॉन n मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज अक्रॉस बॉटम यूनिट, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज है हमारा 4 और n कितना है हमारे पास में 4 यूनिट है, टोटल वोल्टेज अक्रॉस बॉटम यूनिट के कितना है 0.33 ऑफ V, 33% ऑफ टोटल वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज V है तो 33% मतलब इसी को डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, तो इसका वैल्यू आ जाता है हमारा 75%, ओके। सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस गाइस। अगर आपको आज का सेशन समझ में आ रहा होगा तो सेशन को लाइक भी करिएगा और आपके दोस्तों के साथ जो भी यूपी मेट्रो के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे उनको ये सेशन शेयर करिएगा, ठीक है। वोल्टमीटर इज विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वोल्टमीटर हमारा एक कौन सा टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, तो हमारा इंडिकेटिंग है। वोल्टमीटर क्या इंडिकेट करता है, हमारा वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए इंटीग्रेटिंग है हमारा एनर्जी मीटर जो है हमारा इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट आता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जिसमें हमारे पास में एम्पियर आवर मीटर भी आता है और किलो वोल्ट एम्पियर आवर मीटर भी हम लोग जिसमें मेजर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मीटर रेजिस्टेंस है 5 ohms का, जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग वोल्ट मीटर रेंज के लिए 0 to 100 वोल्ट्स के लिए, ओके। क्वेश्चन क्या है हमें, अगर हमारा फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है 10 मिली एम्पियर का, तो फाइंड द रिक्वायर्ड सीरीज रेजिस्टेंस हमें पूछा गया है। तो हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, RS विल बी इक्वल्स टू RM इन ब्रैकेट ऑफ V/VM-1, ओके। तो V जो हो गया हमारा, ये हमारा रिक्वायर्ड वोल्ट मीटर रेंज होगी, ठीक है, और VM जो हो गया हमारा, ये हमारे वोल्ट मीटर रेंज, ठीक है। जो ऑलरेडी गिवन है वो हो गया हमारे VM, और V जो हो गया हमारी रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए। RM का वैल्यू हो गया हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। मीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन है हमारा 10 मिली एम्पियर्स का, ठीक है। RM का वैल्यू हमारा 5 ohms है,
ओके, वी एम का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, वी एम विल बी इक्वल्स टू आई एम मल्टीप्लाइड बाई आर एम हो जाएगा, ठीक है। तो आई एम कितना हो जाएगा 10 मिली एम्पर्स, 10 इंटू 10⁻³ और आर एम का वैल्यू कितना है हमारे पास 5, तो ये आ जाएगा हमारा 0.05 वोल्ट, ठीक है। ये आ गया हमारा वी एम का वैल्यू। और रिक्वायर्ड वोल्टेज रेंज कितना है हमारा, मैक्सिमम कितना है 100 वोल्ट तक मेजर करना है, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते 5, यहाँ पे आर एम का वैल्यू लिख लिया यहाँ पे अपॉन इंटू 100 अपॉन 0.05 माइनस 1, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ जाता है 995 ओम्स, ठीक है। यह आ गया हमारा सीरीज रेजिस्टेंस का वैल्यू। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 53। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स है, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट की जो स्केल रहती है वो हमारी स्क्वायर्ड स्केल रहती है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर इन केस। थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट में जो डिफ्लेक्शन टॉर्क रहता है, ठीक है, जो थीटा रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है आई स्क्वायर से थर्मोकपल में। मूविंग आयन में रहता है हमारा, वो भी इस केस में थीटा जो रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो स्क्वायर ऑफ करंट रहता है। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट भी स्क्वायर्ड सेल रहती है, दैट मीन्स थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ आई। मूविंग कॉइल में यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्शन है, ध्यान में रखिएगा, जो थीटा प्रोपोर्शनल रहता है वो रहता है हमारे आई से प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, ओके। यहाँ पे मूविंग आयन और मूविंग कॉइल के जो डिफ्लेक्शन टॉर्क रहते हैं किससे प्रोपोर्शनल रहता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। हॉट वायर के लिए रहता है हमें स्क्वायर्ड स्केल, ठीक है, दैट मीन्स आई का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 54। विच इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी यूज फॉर अ डीसी मेजरमेंट्स ओनली। डीसी मेजरमेंट के लिए हम लोग कौन सा सिर्फ डीसी मेजरमेंट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो वो है हमारा मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट हम लोग डीसी मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। मूविंग आयन जो है हमारा एसी एज वेल एज डीसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। रेक्टिफायर टाइप हम लोग एसी के लिए रहते हैं, थर्मोकपल हम लोग डीसी और एसी के लिए दोनों के लिए यूज़ करते हैं। और इंडक्शन टाइप अगर पूछा गया तो हम लोग सिर्फ एसी मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ध्यान में रखिएगा सारी चीज़ें, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55। टू रेजिस्टेंस R1 is equals to 50 plus minus 1% and R2 is equals to 50 plus minus 2% आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल। दो रेजिस्टेंस है वैल्यू, ठीक है, इसका टॉलरेंस हो गया R1 और R2 का। इस केस में हमारे पास में परसेंटेज एरर पूछा गया है इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, ठीक है। जब हमारे पास ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो हम लोग R इक्विवेलेंट कुछ इस तरीके से निकालते हैं, R1 मल्टीप्लाइड बाय R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। तो अगर हम, ठीक है, तो R इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा एक्चुअल रेजिस्टेंस। अगर हम लोग एरर नहीं कंसिडर करते तो वो हो जाएगा हमारा 50 मल्टीप्लाइड बाय 50 अपॉन 50 प्लस 50 दैट मीन्स 100, तो ये आ जाएगा हमारा 25 ओम्स का, ठीक है। 25 ओम्स का तो हमारा आ गया। अगर हम लोग एरर को कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे जो 1% का वैल्यू गिवन है 1% का, दैट मीन्स ये 50 ओम्स का ये रेजिस्टेंस है, तो ये एक तो हम लोग 51 ओम को कंसिडर करेंगे या फिर 49 ओम्स को कंसिडर करेंगे। तो 49 कंसिडर करके भी हमने निकालना पड़ेगा, 49 इंटू 49 अपॉन 49 प्लस 49, तो इसमें वैल्यू आ जाता है हमारा 24.63। और हमारे अपर वैल्यू का जो टॉलरेंस बैंड है उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा, तो वो रहेगा हमारा 51 मल्टीप्लाइड बाई 51 अपॉन 51 प्लस 52। तो इसका वैल्यू आप एक बार सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। इसको हमें निकालना पड़ेगा, देखिए इस तरीके से, ओके। परसेंटेज एरर की निकालने के लिए हम लोग इसको फिर से एक बार सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि एरर के वैल्यू गिवन है तो हमें उसका जो टॉलरेंस बैंड है उसको हमने कंसिडर करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, इस केस में केस डिफरेंट हो जाएगी, जो हमने अभी डिस्कस की वो कंसिडर मत करिएगा, ठीक है। R1 का जो वैल्यू है, ठीक है, वो है हमारा प्लस माइनस 1%, तो R1 कितना हो जाएगा 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो वो आ जाएगा हमारा 0.5 ओम्स का, ठीक है। जो एरर रहेगा रेजिस्टर्स 1 में, तो R1 का वैल्यू क्या जाएगा 50 प्लस माइनस 0.5, ठीक है, 50 प्लस माइनस 0.5 रहेगा, तो वो आ जाएगा हमारा 49.5 से लेके 50.5 के बीच में। सिमिलरली R2 का जो ये रहेगा टॉलरेंस रहेगा वो रहेगा हमारा 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 50, तो ये रहेगा हमारा 1 ओम्स का। तो R2 किस तरीके से रहेगा, वो रहेगा हमारा 50 प्लस माइनस 1, तो ये आ जाएगा हमारा 49 से लेके 51 के बीच में। ये दोनों वैल्यूज़ कंसिडर करना है हमने प्रीवियसली, दोनों के भी देखिए R1 की भी और R2 की, R1 और R1 की जो लोवेस्ट वैल्यू रहेगी और R1 की जो अपर वैल्यू रहेगी उसी से मल्टीप्लाई करें, वैसा नहीं करना, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से स्लाइड मिस्टेक आपसे भी हो सकती है। तो R इक्विवेलेंट कुछ इस तरीके से रहेगा 50.5, देखिए फर्स्ट इसका 50.5 रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय हम लोग क्या करेंगे 51 इसका अपर लिमिट अपॉन 50.5 प्लस 51,
तो इसका आर इक्विवेलेंट आ जाता है 25.37 ओम्स का। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट। अभी हमारे पास लोअर वैल्यूज़ लेके भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, इस 49 और हमें 49.5 से लेके, ठीक है, तो हम लोग 49.5 मल्टीप्लाइड बाय 49 अपॉन 49.5 मल्टीप्लाइड बाय 49 इस तरीके से भी लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका वैल्यू आता है 24.63 ओम्स। ओके, अब हमारे पास में दोनों भी वैल्यूज आ चुके। तो जो रिक्वायर्ड रेंज ऑफ रेजिस्टेंस रहेगी वो रहेगी हमारे 24.63 से लेके 25.37 के बीच में, प्लस माइनस 1%, 1.5% का टॉलरेंस रहेगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। 230 वोल्ट 50 एम्पियर्स एनर्जी मीटर ऑन अ फुल लोड टेस्ट makes the 61 revolution in 37 seconds. If the meter constant is 520 revolution per kilowatt, what is the percentage error? देखिए परसेंटेज एरर हमें फाइंड आउट करने के लिए बताया गया। करंट हमारे पास 50 एम्पियर्स का है। ठीक है, वोल्टेज हमारे पास 230 वोल्ट है, टाइम हमारे पास है 37 सेकंड्स का। ठीक है, एनर्जी कितने हो जाएगा, ई विल बी इक्वल्स टू वी आई इंटू टी। 230 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास 50 रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय 37 अपॉन 3600 हम लोग आवर में निकालते हैं इसलिए। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा 0. टू चेंज द कलर वंस अगेन। ये आ जाएगा हमारा 0.1182 किलोवाट आवर। ये आ गई हमारी एनर्जी। हमने एनर्जी निकाली। मीटर कांस्टेंट कितना है, 1 किलोवाट आवर में 520 रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर निकालता है। ठीक है, तो एनर्जी मीटर जो रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, ड्यूरिंग द टेस्ट पीरियड वो रहेगा हमारा 61 अपॉन, ठीक है, 61 अपॉन 520। ठीक है, 61 अपॉन 520, क्योंकि ड्यूरिंग अ टेस्ट पीरियड में 61 रिवॉल्यूशन में पूछा गया। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.1173 किलोवाट आवर। करेक्ट। तो हमारे पास में परसेंटेज एरर कितना है, 0.1173 माइनस 0.1182, ये जो हमारे पास एक्चुअल आई थी, अपॉन 0.1182 मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 7.6%, 0.6%। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका माइनस में वैल्यू आता है बट वो एरर ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57। व्हेन द पॉइंटर ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इज इन मोशन देन द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज अपोज्ड बाय। जब हमारा पॉइंटर रहता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का मोशन में रहता है तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारा अपोज किया जाता है डैम्पिंग टॉर्क से और कंट्रोलिंग टॉर्क दोनों से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इन एन इंडक्शन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, टू फ्लक्सेस हैविंग अ फेज डिफरेंस फाई थीटा फ्रॉम अ सिंगल फेज सप्लाई कैन बी अचीव बाय। इंडक्शन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट में जो दो फ्लक्सेस रहते हैं उसका फेज डिफरेंस थीटा है फ्रॉम अ सिंगल फेज सप्लाई, जो अचीव किया जाता है बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द फेज अरेंजमेंट। फेज हम देखिए हम लोग फेज अरेंजमेंट को स्प्लिट करते हैं तो ये हमारा दो फ्लक्सेस को हम लोग फेज डिफरेंस थीटा से स्प्लिट अप कर सकते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। The next question is question number 59. In a spring control mechanism, the pointer will come to the rest at a position when. Spring control mechanism में जब pointer हमारा rest पे आएगा कब, जब हमारा deflecting torque हमारे controlling torque के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। When a DC सीरीज मोटर runs on a no load, देखिए जब हमारे DC सीरीज मोटर की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए कुछ इस तरीके से, ये हो गया हमारा टॉर्क की और ये हो गया हमारा स्पीड। तो इस केस में हमारे जो डीसी सीरीज मोटर की अगर हमारे नो लोड पे रन होते हैं तो वो स्पीड जो रहेगी मोटर की वो डेंजरसली हाई रहेगी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गए विद देयर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। इसके बाद आपको जो हमारा नॉन टेक्निकल का सेशन है वो भी जाके देखना होगा, काफ़ी यूजफुल है आपके 50 क्वेश्चन को अचीव करना। ठीक है, आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करेगा। कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। हमारे नए चैनल कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज़ को आप यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड करा दी है। सो गाइस, फॉर द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।